अभी जो टोला उनकी क़यादत कर रहा है वो साबका नाज़िम भी रह चुके हैं, उस बेचारे को क्या पता आम आदमी का, या वो कभी इन महलों में गए हैं? चेयरमैन यूनियन कौंसिल चौधरी अनवर साहब रहे ने थे, वो अनपढ़ आदमी सन, कोई विजन नहीं सी उन्हों का, कतई तौर पर उन्होंने कोई काम नहीं कराया। उन्होंने क्रेडिट के उत्ते पूरे इलाके पूरी यूनियन कौंसिल दे और इन्हें कि साड़ी कोई सियासी मुखालफत की बुनियाद पर कोई उन्होंने क्रेडिट से एक काम भी ऐसा नहीं है जो कि असी दस सकीए कि उन्होंने करवाया सी। कुछ इंटरव्यू का सुनना कि मेरे वालिद मरहूम अलानीज़ाद जनता जगह दे उन्होंने बारे जो है जी वो खानदानी रवायत आ रही है जी, वो अनपढ़, तो मेरे बारे जी मैं क्यों कितने ना पढ़िया लिखिया है, मैं पूछना चाहना तो 10 मैं कितने ना पढ़िया लिखे, कराची जाली संधा ला गए थे तो वकील बने हैं। मैंने जब ज़माना तालिब इल्मी में अपना करियर का आगाज़ कर रहा था तो मैंने बहुत गौर फिक्र के बाद जो है देखा कि जो एक ऐसा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कैरियर के किसी भी पीक पे जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वकालत से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। वकालत में हर लिहाज से आप देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सियासी कैरियर में बेशुमार ऐसे केसेस किए हैं जो गरीब और लाचार लोग थे, जो अपनी फ़ीसें भी नहीं दे सकते थे, तो ऐसे लोगों को इंसाफ दिलवाया। तो इंसाफ की फराहमी ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इंसानियत की मराज है। तो ये हम ऐसे एक प्रोफेशन के साथ हैं जहाँ हम लोगों को इंसाफ लेकर देते हैं। चूँकि जब वकालत शुरू की यहाँ जेल में, मैंने अपना, मेरा आबाई जो घर है, शहर है, यहीं मैंने अपना वकालत को अपने कैरियर के तौर पे चुना, बनाया, मरकज़ बनाया। तो यहाँ चूँकि मेरा ख़ानदान इससे पहले लोकल सियासत जो यूनियन कौंसिल की सतह की है, मेरे ससुर मेरे मामू हैं, वो कौंसलर थे। मेरे दूसरे मामू हैं चौधरी अनवर साहब, वो भी कौंसलर रहे हैं, चौधरी अनवर वलायतिया साहब, और फैमिली के लोग इसमें शामिल थे ऑलरेडी। तो उसके बाद जब मैंने वकालत शुरू की तो ख़ानदान ने मुझे, मेरी फैमिली ने उठा के कहा जी कि आप सियासी तौर पे फैमिली के साथ चलें। तो मैंने फिर आगाज़ किया यहाँ से, सियासत से। वकालत और सियासत जो है ये इनका वैसे भी चोली दामन का साथ है, ठीक है जी। सियासी लोग भी बुनियादी तौर पे जो है वो लोगों की मदद करना और लोगों के मामलात को हैंडल करना, लोगों के मामन साबित होना उनकी ज़िंदगियों के लिए, ये सियासत में भी है और यही वकालत में है। ये दोनों का बड़ा चोली दामन का साथ है आपस में। ये एक ही तरह के कह लें, वकालत मेरा प्रोफेशन है मगर सियासत प्रोफेशन नहीं है। ये तो एक कह सकते हैं कि ये मेरा शौक़ है। बेशुमार दफ़ा हुआ ऐसा मुझे, जो है साबका दवार में जब मुशर्रफ का दौर था तो मुझे हर तरह का लालच, हर तरह का खौफ जो मैक्सिमम दूसरी तरफ से किया जा सकता था, जिस हद तक जाया जा सकता, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स भी हुई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने, चूँकि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में अगर कोई सही रहनुमा इस मुल्क की रहनुमाई कर सकता है और अगर कोई इस मुल्क को चला सकता है तो इस वक्त जो मौजूद हमारे पास सियासी क़ुव्वतें मौजूद हैं, इसमें मियाँ नवाज शरीफ से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। और मैं पूरी दयानतदारी से ये बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये आप पिछले 3 दफ़ा बड़े मुख्तसर टाइम के लिए, यहाँ तो लोग ये कहते हैं ना एक प्रोपेगेंडे के तौर पे जी 30 साल, कौन सा 30 साल, 18 महीने एक है और 22 महीने एक है वज़ारत उज़्मा का दौर, ठीक है। 3 साल दूसरी दफ़ा करने दिया गया है। नवाज शरीफ को तो कभी खुल के खेलने नहीं दिया गया, खुल के करने, मगर वो जब भी आए हैं, एक दफ़ा आए हैं तो उन्होंने GT रोड और मोटरवेज़ का जाल बिछा दिया, फिर आए हैं तो वो एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्वीर बना दिया, फिर आए हैं तो आपके पास CPAC देकर गए हैं। अगर आप उनके, और जब आप पिछले को छोड़ दें, सिर्फ 99 में जब ये गवर्नमेंट आई इसके मुशर्रफ के बाद 2008 के बाद इलेक्शन में नहीं है, 13 का इलेक्शन जीता नवाज शरीफ ने।
13 के इलेक्शन को आप देखेंगे कि उसके पहले मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। आपका ग्रोथ रेट जो है जीडीपी वो 2% से नीचे जा रहा था। माशरती तौर पर, माशी तौर पर मुल्क डूबा हुआ था। तो सिर्फ 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सड़कों का एक जाल बिछा देना, मवासलात को करीब कर देना, फिर जो है इसमें आप देखेंगे कि दहशतगर्दी पे काबू पा लेना। ये एक विजन होता है लीडर का कि जिसमें फिर आप बिजली का क्राइसिस था। क्या आपको भूल गया है कि इस मुल्क में 18 घंटे बिजली नहीं थी? तो नवाज शरीफ जब गया तो ऐलान करके गया कि आज के बाद हमने बिजली पूरी कर दी है। और आज अल्लाह का शुक्र है, अब क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, 1 यूनिट बिजली इन्होंने अपनी तरफ से बनाना, वही मनसूबे हैं ना जो नवाज शरीफ लगा गया। तो आज लोड शेडिंग है कहीं? नहीं, कभी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली जो है वो मुझे हमेशा जो है मेरे साथ खड़ी रही है और उन्होंने मुझे कभी नहीं मेरी, और मुझे सारे चूँकि जानते हैं कि मैंने ज़मीर का सौदा कभी नहीं किया। ये तो दूसरी तरफ से है ना कि कल वो कौन किसको लाते हैं। चौधरी ज़फ़र साहब मेरे भाई हैं, हम एक फैमिली थे, सियासी तौर पर मुखालिफ चलते रहे। आज अल्लाह के फजल से हम एक साथ हो गए हैं, तो मिलकर चल रहे हैं। हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से वेरी कंफर्टेबल हैं, वेरी कंफर्टेबल हम चल रहे हैं। तो कल वो जो आपने जिनका नाम लिया है वो तो उनकी पार्टी को पता होगा कि किसको जो है वो करते हैं। और भी बहुत सारे लोग आए, जो भी आता है हमें तो इससे कोई एतराज़ नहीं। हाजी साहब मेरे वाइस चेयरमैन थे, मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, मेरे साथ इलेक्शन लड़ा उन्होंने और हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं। हाजी साहब अल्लाह के फजल से और पूरे कद से खड़े हैं। वो कभी भी उन्होंने, हाजी साहब ने जो है ना लग़ज़श नहीं दिखाई है। तो ये बात जो है ना, ये कुछ सियासी बयानबाजियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की मैं ये समझता हूँ कि आप कल क्या किसी को कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं, ये वक्त के साथ बदलता है, ये नहीं होता है। अनपढ़ कहना और या ना कहना और वो चले, ये बाजी का हिस्सा है। डिग्री मेरे सारे बुजुर्ग हैं मेरे लिए, 2 इस दुनिया में नहीं रहे। चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं। ज़िला जेलम की इन तीनों ने बहुत खिदमत की है। नवाब साहब और राजा अफसर साहब दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और कोई शख्स ये कहे कोई उनके जो है दोनों की खिदमत ज़िला जेलम के लोगों के लिए उससे इनकार करे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जाती होगी। तो चौधरी साहब ने भी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत गुजारी है। तो मेरे लिए मेरे तीनों बुजुर्ग थे जी। नवाब के घर में पैदा हो जाना या नवाब होना, ठीक है। ज़िला जेलम की अगर आप पूरी तारीख़ उठा कर देख लें यहाँ के सियासी ज़ुमा की, जितना नवाब ख़ानदान ने ज़िला जेलम में साफ़ सुथरी और दयानदाराना और लोगों की सतह की सियासत की है, वो उसकी मिसाल कम मिलेगी जी। इंशाल्लाह जब जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक ही है। मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमें एक इज्तिमाई नज़म का हिस्सा होते हैं हम लोग, तो नज़म के अंदर रहना होता है हमने। तो नज़म के अंदर रहने का मतलब ये होता है कि आप अगर पार्टी के नज़म के अंदर हैं तो पार्टी जो फैसले करे हम उसके पाबंद होते हैं। जो ज़फ़र मेरे साथ खड़े हैं, पूरी दयानदारी से कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा आज हमारी पार्टी में उनकी इज्जत है। मुतासर होना या ना होना तो एक और बात होती है, बस सब ने अपनी अपनी जगह पर एक किरदार अदा किया होता है। यहाँ आपके सामने हैं, आप भी मेरी यूनियन काउंसिल का हिस्सा हैं। कफील के आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन काउंसिल में मैं पिछले हमारी 2 टर्नओवर पंजाब की गवर्नमेंट थी, 1 टर्नओवर पे मरकज़ में थी और 2 टर्नओवर पंजाब में थी। पंजाब में गवर्नमेंट हमारी रही है तो डेवलपमेंट के काम आप देखेंगे कि यूनियन काउंसिल में जितने काम हमने करवाए हैं उसका 5% भी
किसी दौर में नहीं हुआ। तमाम इससे दूसरी पार्टियों को आप जमा कर लें जिनके पास बड़ी ताकतवर हुकूमतें रही हैं, बड़े फंड्स भी रहे हैं। मुशर्रफ का दौर था स्पेशली, आप देख लें। और चूँकि वो जो हमारे यहाँ जुल्म की बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग के मद्दे मुकाबल जो दूसरा फरीक है ना, उसे आम आदमी की ज़िंदगी से कोई तल्लक नहीं है उनका। एक तो वो ये समझते हैं कि आम आदमी की, वो अक्सर हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि हम कौन सा आम आदमी की वोट से बनते हैं। वो जब भी बने हैं आपको पता है कि वो मखसूस हालात होते हैं इस मुल्क में, तो तब भी बन के आते हैं। चोर दरवाज़ों से आना उनका रहा है, तो इसलिए उन्हें दिलचस्पी नहीं होती है। तो जब भी हमारे यूनियन काउंसिल में काम हुए हैं, वो स्कूलों का जो, जिससे मैं बजा तौर पे ये कहते हैं ना, आपने एक सवाल किया जिसमें दिली खुशी की बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो शायद आखिरत के तौर पे भी है। मैं सैला स्कूल जो एक प्राइमरी था, तो हमारे इस एक लीजेंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल, मैं तो उन्हें कहूँगा कि ब्रिगेडियर अकरम साहब जो आज सर्जन हैं, बड़े नामवर पाकिस्तान के, तो चूँकि वो इस मिट्टी से पैदा हुए थे, इस स्कूल में पढ़े, उन्होंने फंडिंग की और हमने, मैं और चौधरी याकूब एडवोकेट साहब, हमने अपनी निगरानी में उसको सैला स्कूल को प्राइमरी से लेकर हाई तक की उसकी प्रमोशन की। उसे 2 सालों में अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया, उस स्कूल काउंसिल का हिस्सा बने और आज तक उसके साथ अटैच होकर हम आम गरीब आदमी के बच्चे, चूँकि हमारे सरकारी स्कूलों में जो क्लास जाती है ना, वो बहुत निचली सतह के गरीब लोग होते हैं, तो उनके बच्चों को एक मियारी तालीम, उसके लिए हम जो किसी हद तक मावन बन रहे हैं वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कल आखिरत में भी कोई पेश करने के लिए चीज़ हो हमारे पल्ले में, तो वही है। मेरा एक बेटा बड़ा जो है वो तो 12 तलाक करने के लिए इंग्लैंड चला गया है, शायद वो वहीं अपने कैरियर का आगाज़ करेगा। छोटा बेटा जो है वो, उसे मैं बिज़नेस करवाने का मेरा इरादा है। आगे कल क्या होगा ये तो मेरे अल्लाह को बेहतर पता है। फ़िलहाल जो है वो पढ़ता है, तो वो मैं बिज़नेस ही उसका है। अगर वो कल ज़रूरत हुई सियासत में, शायद छोटा बेटा मेरा आ जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। ये मैंने बच्चों की उन पे चॉइस छोड़ दी हुई है। देखिए जी, अब तो क्या आना है, अब मेरा साहब बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसके दौर में तो कुछ बेहतर होगा, ये भूल जाए आप। ये एक चीज़ होती है ना कि बंदा करना चाहता है, कर नहीं पा रहा, या चैलेंज वसाइल नहीं है। एक है कि एक बंदे के पास विजन ही नहीं है करने का। ये जो अभी आप यूनियन काउंसिल में मुझे ये बताएं कि पीटीआई में अभी चौधरी जफर साहब थे, चेयरमैन थे, जो भी है वो एक एक बंदे को जानते थे, उनको पता था, लोगों के मसाइल का भी पता था। अभी जो टोला उनकी क़यादत कर रहा है, वो साबका नाज़िम भी रह चुके हैं, उस बेचारे को क्या पता आम आदमी का, या वो कभी इन महलों में गए हैं, कभी उन्होंने किसी को देखा है, उन्हें क्या पता है क्या उन्हें। तो इसलिए ये यहाँ हमारे यूनियन काउंसिल में भी ये मसला मौजूद है, एक लीडरशिप का फुकदान। कौमी सतह पर जो उनके लोग बैठे उन्हें क्या, वो ना ज़िले की सतह पर ना कौमी सतह पर, बदकिस्मती है हमें तो यहाँ से यूनियन, हम तो अपने महल्ले से देकर ना, तो कौमी सतह पर देख रहे हैं एक अजब बदकमाश किस्म लोगों का टोला है जो हम पे मसलत कर दिया गया बदकिस्मती से। आप रोज़ाना उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी मुतासर कुन गुफ्तगू, तो अब मैं उस पर क्या तबसरा करूँगा, ज़रूरत है मुझे तबसरा करने की। जेंटलमैन है, देखें जी, एक बात जो है, चौधरी जफर साहब पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा बने हैं, एक शरीफ आदमी है बेसिकली, जो 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 जिसके ज़िम्मे है वही होना चाहिए, मैं ये नहीं। और अब वो आस्ता आस्ता डेफिनेटली जाते हैं वो भी, ये तो गमी खुशी का तो करना एक बात होती है, ठीक है, और इलाके की डेवलपमेंट की सोच एक और चीज़ होती है। मेरा तो जो नुमाइंदा जी वो तो है नून लीग का मैर फयाज, ठीक है, मैं तो डेफिनेटली अपनी जमात को ही सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो वही करना चाहूँगा और वही है।
मेयर साहब ने 2 दफ़ा MP रहे हैं, खिदमत है उनकी भी इलाके की। आपके प्लेटफार्म से एक तो ये आज के कोरोना का जो चल रहा है, तो वो मुख्तसर सा कि कहूँगा वो चांद साहब की ज़बान में कि मुख्तार या कार रमी, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना, बी केयरफुल। ये एक ऐसी वबा है कफील के लोग, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं 2-4 दफ़ा ये टेलीविज़न पे ज़्यादा देखता हूँ, मैं घर से निकला नहीं हूँ। कोर्ट में 1-2 ज़रूरी काम थे, 1-2 दिन गया हूँ सिर्फ मैं, वरना मैं घर से नहीं निकलता। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हुकूमतें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उसको तो एक तरफ रखो यार, खुदा के बंदो, लोगों को ख़ुद भी तो ख्याल करना चाहिए। जगह जगह पे इज्तिमा कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट जो है, मैं ये समझता हूँ ये नालायक और बदकमाश किस्म के नातजर्बेकार लोगों का एक टोला है, जिनका ना सिर्फ ये कि हुकूमत चलाने का तजर्बा ना होना तो और बात है ना, उन्हें तो आम माशरे में रहने का कोई तजर्बा नहीं है, वो इस क्लास के लोग नहीं हैं। अब सपोज ये अरबों रुपया कह रहे हैं हम तकसीम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो कहते हैं जी कि लोग अप्लाई करें और फार्म दे रहे हैं, और जो लोगों के, अब आप जानते हैं हमारे गिरदोनवा में ऐसे वो बेशुमार लोग हैं जो बरसरे रोज़गार थे, रोज़ाना कमाते थे, खाते थे, बड़ी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक ये वबा आने से उनके रोज़गार बंद हो गए हैं, वो मर जाएंगे घरों में, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये तो उनको दे रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से जाकर ले। अब वो सफ़ेद पोश तबका जिन्होंने कहीं नहीं जाना, जिन्होंने कोई उनकी दरख्वास्त नहीं देनी, कोई मैसेज नहीं करना, कहीं जाकर अपना नाम रजिस्टर नहीं कराना, उनका कौन पुरसाने हाल है, उनके बच्चों का कौन पूछ रहा है। ये अगर तजवीज़ लें, मैं आपको कामिल अबल तजवीज़ थी, ये 24 घंटे का काम था, इससे ज़्यादा नहीं। क्या था, अगर ये दयानतदार होते तो इन्हें ये चाहिए था कि फिलफोर, बेशक ये इन्हें चूँकि हमारी जमात के ज़्यादा बने हुए थे, बलदियाती की गिरफ्त थी हमारी, तो ये इनकी चुभन है कि ये आए तो छोड़ दे, ना बाल करो यार, खुदा के बंदो, नहीं बाल करते ना करो। ये कर लेते कि हर काउंसलर वार्ड में एक काउंसलर है जो जीता हुआ है, एक काउंसलर है जो हारा हुआ है, दोनों पर मुश्तमिल, फिर उसी महल्ले के एक रिटायर्ड या आज़ाद सर्विस कोई स्कूल टीचर होते या कोई आर्मी के रिटायर्ड JSU वगैरह होते, उनको साथ शामिल कर लिया जाता, एक इमाम मस्जिद को शामिल कर लिया जाता। इन्हें कहते हैं कि 24 घंटे में वो सफ़ेद पोश जो डिज़र्विंग है आज के हालात में, ये देखें 2 तरह के डिज़र्विंग है। एक डिज़र्विंग है वो बेचारे पिछे हुए लोग जो हमेशा से डिज़र्विंग है, जिनके माली वसाइल नहीं। एक वो डिज़र्विंग है जो इस कोरोना से मुतासर हुए हैं, ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। वो एक लिस्ट बनती, वो लिस्ट जाकर ये दे देते AC के दफ्तर में, वहाँ से वो ये इनके दस्तखत होते और उस लिस्ट के मुताबिक उनके चेक जारी होते, और उनके घरों में ये मैं यकीन जाने ये क्यों राशन उठाए हुए, आप 4 बंदे जाते हो, राशन उठाया हुआ एक बंदे के घर में चले जाते हैं। अब वो सफ़ेद पोश है, सारा मोहल्ला देख रहा है ये सफ़ेद पोश के घर में राशन जा रहा है इमदाद का, आपने उसकी तजलील कर रहे हो या क्या कर रहे हो? ये अल्लाह का हुक्म। देखें ना, आप अगर कुरान पाक का मुताला करें, मैं पढ़ता हूँ तो जहाँ जिक्र आ रहा है सूरह बकरा में, आप देखेंगे कि मुसलसल आ रहा है कि अल्लाह को पसंदीदा बात क्या है कि आप खर्च करो, खर्च करने के फिर उसके तसरफ़ दिए हुए हैं, वाट तसरफ़ात दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। और अचानक से एक आयत आती है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने उसे खैर कसीर दे दी जिसे दानिश दे दी। इसका क्या मतलब है कि खर्च करना भी एक दानिशमंदी है। अगर दानिश के बगैर खर्च करोगे, लोगों के मुस्तहिक लोगों के पास नहीं पहुँचेंगे, आपके पैसे भी कौमी ख़जाने से निकल जाएंगे, लोगों के हालात भी वहीं के वहीं रहेंगे।